हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। आज हम करेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स और आज होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो आई होप आपको लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और जिन बच्चों ने अभी तक मेहनत करनी स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मेहनत करनी स्टार्ट कर दो क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ। आप लास्ट टाइम में ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा बन जाएगा और फिर सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ कर आ जाओगे। तो जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ के साथ मेरे साथ स्टडी करते चले जाओ। मेरा प्रॉमिस आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे तो लाइफ में आपको जो मिलेगा उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ भी नहीं है, मज़ा ही नहीं आएगा लाइफ में। मेहनत करोगे, खुद के दम पर कुछ बनोगे तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, उसकी खुशी अलग ही होगी। अगर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मिलना सबको ही है, सबकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, बस डिफरेंस होता है लाइफ के जो फेजेस आते हैं। किसी में स्ट्रगल आता है, किसी में स्ट्रगल नहीं आता है। तो जिनमें स्ट्रगल आता है वही कुछ बनते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होगा। तो आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने रूल आपको बताया था कि आप कभी भी कोई लेक्चर मिस मत करो, आप पढ़ते रहो साथ के साथ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं हूँ आपके पास, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये भी मेरा प्रॉमिस है। अभी सिलेबस पूरा हो जाने दो एक बार, अक्टूबर तक मैं सिलेबस पूरा कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद देखना आप नवंबर दिसंबर में आप कहोगे हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जनवरी फेब में तो आप मज़े से चिल करना बिल्कुल। तो अक्टूबर मेहनत कर लो बस, उसके बाद मैं आपको कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। और इसे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ही मान लो क्योंकि आपके जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो दुख उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, एक बुक पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते और अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। ठीक है ना? चलो करते हैं स्टार्ट। अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, वो लाइन ये है कि चाहता तो मैं यूं ही जाने देता, पर कैसे जाने देता। अगर जाने देता तो मैं ऐसे ही न रह जाता। सुन के देखना, इनके फादर हैं एक हरिवंश राय बच्चन, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, मजा आ जाता है सुन के। ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी हैं, मैं एक दो को तो कहता नहीं हूँ जिनके मम्मी पापा बहुत बड़े हैं, पहले से ही फिल्म में हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो बहुत स्ट्रगल के बाद आए हैं यहाँ पर। आज ये लास्ट लेक्चर हो सकता है भाई, ईथर्स का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे पहले, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है बेटा? तो करते हैं अपना स्टार्ट कंटिन्यूसली। इन दिनों को याद करके मजा आएगा आपको बहुत जीवन में। क्या हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, फिर कुलदीप सर मिले, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, मुझे याद करोगे। लेकिन मेहनत
मैंने नहीं करी, मेहनत तो आपने करी है, मैंने केवल आपको रास्ता दिखाया, मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, मेहनत तो देखो आपकी ही रहेगी, तो क्रेडिट भी आप ही को जाएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत ना करो तो कुछ नहीं होगा। तो कल हमने 3 करी थी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये कल का लेक्चर है, लेक्चर 14। तो मैंने कल 3 प्रिपरेशन सिखाई थी, प्रिपरेशन नंबर 1, प्रिपरेशन नंबर 2, प्रिपरेशन नंबर 3। अल्कोहल का एसिड डिहाइड्रेशन कर देंगे फ्रॉम H2SO4 at 413 केल्विन, देन डाई इथाइल ईथर, मतलब ईथर बन जाएगा। मैं जो तुझ में समाया, ये बन गया भाई डाइथाइल ईथर। दूसरा सेम रिएक्शन है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लेकिन इस बार डिहाइड्रेशन होगा एल्यूमिना से Al2O3 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो यही सेम रिएक्शन है बिल्कुल, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। तीसरे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शंस कराएंगे एल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो SN2 के अकॉर्डिंग तुम्हारे ईथर्स बन जाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन में बहुत सारी कंडीशंस हैं कि अगर हमें सेकेंडरी बनाना हो, टर्शियरी बनाना हो, कब कौन सा रिएक्टेंट मुझे लेना है, तो ये कंडीशन बेस्ड रिएक्शन है ये वाली। आप कभी भी इसमें टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। प्राइमरी होगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, क्योंकि SN2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है ये। जब SN2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है तो SN2 को फेवर कौन करता है? प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। अब अगर ये टर्शियरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, फिर उसका स्ट्रॉन्ग बेस से एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने टर्शियरी हैलाइड ले लिया। तो प्राइमरी हैलाइड फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। अब इसकी कई सारी रिएक्शंस थी अलग अलग। एरोमेटिक एमाइंस कैसे बनाएंगे, तो एरोमेटिक आप बना सकते हो CH3Cl, इसी से एरोमेटिक मैंने बनाए थे अगर आपको याद हो। सोडियम फिनॉक्साइड, ये आप बना लोगे एरोमेटिक ईथर, एनिसोल इसका नाम है, मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल देते हैं अब इसे। तो क्या यहाँ पे मैं एरोमेटिक हैलाइड ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, कार्बन हेलोजन। लेकिन अगर मैं इससे बनाना चाहूँ ये, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन में है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डाईएराइल भी नहीं बना सकते हम इससे। तो अगर मैं एक ये ले लूँ फिनॉक्साइड और दूसरा ये ले लूँ तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। वही सेम केस है। इसमें एक रिएक्शन और ऐड करा देता हूँ साइक्लिक ईथर्स की। ये है इथाइलिन, और इथाइलिन का ऑक्सीडेशन कर दोगे अगर आप एयर से, कॉपर के प्रेजेंस में कर लो, किसी भी मेटल के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा 1,2-इपॉक्सी इथेन, या इथाइलिन ऑक्साइड बोल देते हैं इसको कॉमनली, इथाइलिन ऑक्साइड। कर लेना नोट इसे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पर इस कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में कन्वर्जन में, कन्वर्ट करेंगे ना जब, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, अब करते हैं हम अपना आगे का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तू जो मुझ में समाया। सबसे पहली बात तो यह
जो फर्स्ट टू मेंबर है, एक तो डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, या थोड़ा सा टिप ज्यादा हो रही है इसकी, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। स्टार्टिंग के जो दो मेंबर है ये तो है गैसेस, वाइल हायर ईथर्स आर लिक्विड्स। तो हायर ईथर्स कलरलेस लिक्विड्स हैं, पहला पॉइंट तो ये कोई इतना खास नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सब में बता रखे हैं, स्टार्टिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी भी होमोलोगस सीरीज में, वो गैसेस ही होते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड तक। उसके बाद देखो 3 कार्बन है इसमें, भी ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 हैं, इसमें इथाइल और मिथाइल, 3 कार्बन आ गए ना। स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स ऑलमोस्ट सबके गैसेज होते हैं। हायर मेंबर्स 15 से 17 18 तक वे होते हैं लिक्विड्स, और उससे हायर होते हैं वैक्सी सॉलिड्स ज्यादातर ऑलमोस्ट। तो ये कोई इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट में तो देखते हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज़्यादा है, और सॉल्युबिलिटी में देखते हैं सॉल्युबिलिटी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो आपको तो पता है ना, ऑक्सीजन एटम कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर एंड बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्री, ये भी याद रखना। तो देखो भाई, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपके हो गए CH3, ये ले लेता हूं मैं CH3। अब यहाँ पे लोन पेयर से ये रेपल करेंगे, कुछ इसी तरह की इसकी शेप बनेगी, और ये जो एंगल होगा ये होगा 110 डिग्री, ये याद रखना, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ईथर का बॉन्ड एंगल कितना है, 110 डिग्री। अब याद रहेगा आपको, हमेशा याद रहेगा ना। हाँ सर जी, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलो भाई, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बताओ, जब ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इंट्रैक्शन कैसा होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सो ईथर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर में कैसे हैं, पोलर। सो दे हैव वीक डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन। तो वीक डाइपोल इंट्रैक्शन होता ही है वहां पर। अब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो अल्कोहल है C4H10O, इससे बना दिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल है। इसमें ऑक्सीजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, C4H10O। अल्कोहल और ईथर आइसोमर्स होते हैं दोनों, ठीक है। अल्कोहल ईथर्स एक ही फैमिली के कंपाउंड है, आइसोमर्स होते हैं। तो इससे ये बन जाएगा CH3
CH2O CH2 CH3। अब क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, या तीन कंपाउंड दे देंगे, अल्कोहल दे देंगे, ईथर दे देंगे, ठीक है, और फिनोल दे देंगे। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब तीन चार कंपाउंड का कंपैरिजन। तो इन दोनों में ये देखो कौन सा इंट्रैक्शन है। देखो अल्कोहल में तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कार्बन अटैच है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ है। तो अल्कोहल्स हैव, कौन से अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आइसोमेरिक अल्कोहल्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। अब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल्स का। आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स। क्यों, रीजन वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपसे पूछ ले कि भाई बताओ अल्कोहल और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल्स का। क्यों, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब ईथर्स को ही ले लूं मैं। अब अगर मेरे पास है डाइमिथाइल ईथर, दूसरा है डाइथाइल ईथर, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो याद रखना जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो एज द मोलर मास इंक्रीजेस, एज द मोलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट में ही, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। अब अगर आइसोमर्स आ गए ईथर, आइसोमर्स मतलब फॉर्मूला सेम हो तो ब्रांच जिसमें आ जाएगी। सो इन केस ऑफ आइसोमर्स, इन केस ऑफ आइसोमर्स as the branching increases, as the branching increases, boiling point decreases। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा है, पहले बता चुका हूं। बस इसमें एक चीज देखो, ये आपको पहले से पता है, मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और साइड चेन इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। हो क्यों जाएगा, रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। मुझे लगता है फिजिकल प्रॉपर्टी ही हो पाएगी आज। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं। और मैंने तुम्हें अल्कोहल का कंपैरिजन भी बता दिया। तो कितने पॉइंट हो गए भाई, टोटल 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर गैसेस हैं, हायर्स लिक्विड्स हैं, कलरलेस लिक्विड्स हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, वो वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का मोलर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ईथर का कम होगा, और इसमें बॉन्ड एंगल 1:10। उसके बाद मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर आइसोमर्स है ईथर्स तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फोर्थ पॉइंट, ईथर्स एक्ट एज लुईस बेस। ईथर्स लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। तो इसके ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर होता है। अब वो जो लोन पेयर है वो ये डोनेट कर देता है। जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बोलते हैं हम लुईस बेस।
और जो गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, कोई भी मान लो एक्स है तो इसे बोलेंगे हम लुईस एसिड, तो ये लुईस बेस है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, और लुईस एसिड वो हैं जो गेन करते हैं। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, तो भाई मेरे ये बताओ मुझे, अगर मैं वाटर में डालूंगा अल्कोहल को, डिसॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो देखो ये बात ध्यान रखना, तुझे क्या हुआ, ये बात याद रखना, जो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे उसका तो कंपैरिजन होगा बॉइलिंग पॉइंट से। अगर खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो इसका कंपैरिजन होगा सोल्यूबिलिटी से। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि हेलो एल्केन वाटर में इनसोल्यूबल है, तो क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जो सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जो नहीं बनाते वो इनसोल्यूबल होते हैं। तो ईथर्स जो फर्स्ट टू मेंबर्स हैं वो सोल्यूबल है और सारे के सारे इनसोल्यूबल हैं, क्योंकि फर्स्ट टू मेंबर्स मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं लेकिन हायर मेंबर्स नहीं बना पाते। तो वैसे सिंपली इनसोल्यूबल ही हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, बस स्टार्टिंग के दो को छोड़कर। देखो यहां पर ईथर्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्यों? बिकॉज they do not form hydrogen bonding with water molecules, एक्सेप्ट फर्स्ट टू मेंबर्स, ये ज्यादा सोल्यूबल है, बाकी कम होती जाती है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब देखो जैसे ये है ईथर, ये है ईथर, ठीक है। अब ये है मेरा वाटर। अब आपको पता है वाटर में स्लाइटली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स एक एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा, लेकिन ये चेन आगे नहीं चलती, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक और ईथर इसके साथ बना लेता है, बस फिर रुक जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, अब मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों? बिकॉज हायर एल्काइल ग्रुप रेजिस्ट करेगा ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा चारों तरफ। अब इस ऑक्सीजन को चारों तरफ से एल्काइल ग्रुप घेर लेगा, हाइड्रोजन कहाँ बना पाएगा इसके साथ? बिकॉज हायर एल्काइल ग्रुप रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ये बोल दो आपके कार्बन चेन बढ़ने की वजह से
ये आगे इंसोल्यूबल हो जाएंगे, या ये बोल दो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने की वजह से इंसोल्यूबल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाटर को रेपल करता है अपने से, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक। अब इसका साइज जितना बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। अब इसका साइज छोटा होगा तो ये कम इफेक्ट लगाएगा, रेजिस्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को। तो बस ये बात याद रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स और ईथर्स के जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स है वो तो सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे साइज बढ़ेगा तो वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो ईथर्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट फर्स्ट 2 मेंबर्स, जो शुरू के 2 मेंबर्स है वो सोल्यूबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो एक बार, चारों प्रॉपर्टीज नोट कर लो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। ये फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। चलो करा देते हैं, आज केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। बेशक से लेक्चर लेंथी हो जाए, आपका चैप्टर तो आज खत्म हो जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी होती है चैप्टर खत्म होने के बाद, यस एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए हो ना हो, क्योंकि मैं तो हर दिन ये सोचता हूँ कैसे भी करके बच्चों का सिलेबस कराओ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत एलेबोरेट करके बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये बात मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते अभी, लेकिन आप जब जान जाओगे, जब आपको समझ में आने लग जाएगा, आप बोलोगे कि हाँ सर ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा पढ़ाया। अभी आपको नहीं पता इस सब के बारे में। जो कंटेंट है वो नॉर्मल कंटेंट नहीं है मेरा। आप अगर अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप जेई नीट तक को क्वालिफाई कर लोगे एक्स्ट्रा बिना एफर्ट लगाए, बहुत ईजी। अभी तो मैं केवल तुम्हें यूज टू करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, जब क्वेश्चंस करेंगे आप बोलोगे सब आता है हमें, तो क्वेश्चंस लगाने से पता चलता है हम क्या हैं। अभी एग्जाम दिए होंगे आपने S7 के, तो पता चल गया होगा आपको आप क्या हो। तो हम थोड़ी सी मेहनत और कर लो मेरे कहने से। मैं तो यार तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ सच में। मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं है। सारा दिन हो जाता है बच्चों के साथ, स्कूल फिर कोचिंग फिर यहाँ पर, तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए करते हैं। बाकी मेहनत हम कर रहे हैं, रिजल्ट तो देखो मिलेगा ही। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी टैगलाइन बन गई अब। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। मैं चाहूं तो इसके केमिकल रिएक्शन को एक रिएक्शन में खत्म कर दूं, एक, केवल एक, दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। मैं कलेश नहीं काटना चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। नंबर 1, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स कौन से? कंसंट्रेटेड एसिड्स ले ले, लाइक H2SO4, लाइक ले लो H2SO4 ले लो, या कंसंट्रेटेड HCl ले लो, या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है मैंने क्या बताया था, ईथर्स आर लुईस बेस, ईथर्स आर लुईस बेस, they donate electron pair and form salts। तो भाई ये CH3 ऑक्सीजन CH3, अब इसके पास लोन पेयर है, आप इसकी रिएक्शन करोगे HCl के साथ, तो भाई यहाँ पर होगा क्या,
ये बन जाएगा CH3OCH3 पॉजिटिव, और ये बन जाएगा आपका Cl-, ये बन गया सॉल्ट। ठीक है, ईथरिक सॉल्ट। सल्फेट में बिल्कुल सेम बनेगा, प्रोटोनेटेड ईथर, यहाँ पे आ जाएगा SO4। सपोज करो मैंने रिएक्शन करा दी इसकी H2SO4 से, तो H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, SO4। ठीक है, इस पे 1+ है, इस पे 2- है, इस पे ट्वाइस लगा देना। ठीक है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। कर देता हूं मैं, आप बोलोगे तो। चलो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां लगा रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। नंबर 2, reaction with लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो ईथर्स रिएक्ट विद BF3, ये लुईस एसिड्स हैं, BCl3, AlCl3, FeCl3, ये लुईस एसिड्स हैं सब, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे इनके साथ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सपोज करो ये है ईथर CH3OCH3। ठीक है, इसके पास है लोन पेयर, और ये है आपका BF3। इसको लोन पेयर की जरूरत है, तो ये बना लेगा इसके साथ लोन पेयर, और ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ये जो बॉन्ड बना, ये बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लोन पेयर डोनेट कर देने से ना एक साथ BF3 को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये हो गई सेकेंड रिएक्शन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं थी, फिर भी इंपोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो 100% एग्जाम में आएगी, 100% इन योर एग्जाम, रिएक्शन विद HI। ये सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है, HI के साथ रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है। तो करें इसे, मजा इसी में ही आने वाला है। अब है तो ये एक ही रिएक्शन, लेकिन जब मैं इसे कराऊंगा इसके 5-6 रिएक्शन हो जाएंगी, एक रिएक्शन नहीं होगी। कराना चाहूं तो एक में खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई आपको सिखाना है ना, तो चलो करते हैं। व्हेन ईथर्स आर ट्रीटेड विद HI, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एल्काइल हैलाइड्स, एनएल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। एक तो एल्काइल हैलाइड बनेगा एंड एक बनेगा एल्कोहल, आर फॉर्म्ड। देखो भाई, ये है मेरे पास ROR, इसकी रिएक्शन करा दो आप HI के साथ, तो यहां क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ वो दोनों इक्वेशन रिएक्शंस थी पीछे वाली, वो थी लोन पेयर की, मतलब वहां वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले वो कि ऐसी रिएक्शन लिखो जिससे पता चले कि ईथर लुईस बेस है, चाहे तो ये रिएक्शन करके दिखा दो, चाहे ये रिएक्शन करके दिखा दो। ठीक है, ये जो रिएक्शन है यहाँ कार्बन का क्लीवेज होगा ऑक्सीजन का, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड हो जाएगा क्लीवेज। अब कहां से होगा ये बात आगे सिखाऊंगा, यहां से भी तो हो सकता है, लेकिन कहां से होगा ये बात बाद में। अभी मैं दोनों को मान के चल रहा हूं, ये R' है, ये R है, तो देखो H
और RO ये बना लेगा ROH एंड दिस इज एल्कोहल प्लस R' और I ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड देखो ये बन गए हमारे दो प्रोडक्ट। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर भी फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हम 5-6 रिएक्शन करेंगे तो, लेकिन ये फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रिएक्शन है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास है CH3O CH3 प्लस HI, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस CH3I। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर यहाँ पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो तो क्या होगा, बताऊंगा उसे आगे, लेकिन अभी इसका मैकेनिज्म देखो। इसका मैकेनिज्म बाद में बताता हूं, इसका सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट ये है व्हेन एक्सेस HI इज प्रेजेंट, तो both the products are alkyl halide, both the products are alkyl आयोडाइड। तो दोनों प्रोडक्ट्स है अल्काइल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल बना वो फर्दर HI से रिएक्शन कर लेगा, CH3OH अभी फर्दर HI से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3I प्लस H2O। तो ये दो रिएक्शन हो गई। तो सिंपल सी रिएक्शन मैं अगर आपको सिखाऊं, आप इसको अलग से करके ऐसे लिखना, CH3O CH3 HI से रिएक्शन, एग्जाम में आएगा, कंप्लीट करो इसे। तो एक बनाओगे आप अल्कोहल और एक बनाओगे आप आयोडाइड। और अगर ये लिखा मिला CH3O CH3 प्लस 2HI जब लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो एक्सेस में है। 2HI का मतलब पहले तो एक मॉलिक्यूल ने ईथर को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल और आयोडाइड में, फिर सेकंड HI मॉलिक्यूल ने अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर दिया CH3I में। तो रिजल्ट क्या मिला, CH3I प्लस H2O। अल्कोहल से तो अल्कोहल खत्म हो जाएगा। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो ये मिलेगा मेरा रिजल्ट, दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें CH3I प्लस H2O। तो इनको ध्यान रखो आप कि अगर HI के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं ईथर की तो एक प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा आयोडाइड। अगर एक्सेस HI में रिएक्शन कराऊंगा ईथर की तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे आयोडाइड प्लस H2O। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए ना, यस 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड। इसका मैकेनिज्म देखो भाई, तो हाफ मैकेनिज्म दिखाऊंगा फिर फुल मैकेनिज्म दिखाऊंगा। हाफ मैकेनिज्म देख लो, CH3O CH3 प्लस HI प्लस माइनस, लोन पेयर इसके पास है, इसको डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा CH3O प्लस H CH3। ठीक है, स्टेप 2A, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, CH3O CH3 अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। कौन से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है भाई? भाई अभी HI में से H प्लस पर तो अटैक करा था ईथर ने, I माइनस तो ऐसे बचा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा? तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा, तो ये बन जाएगा CH3। अभी न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH, CH3OH प्लस अभी I माइनस इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा CH3I। तो ये हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ? इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ, फर्स्ट वाली का। इसे मैं अगर A नाम दे दूं तो ये हो जाएगी A का मैकेनिज्म है ये, ठीक है।
अब इसी को ही बी में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, इसी रिएक्शन को ही मैं बी में कन्वर्ट कर दूंगा। बी ये वाली थी ना, एक्सेस वाली, हाँ ये थी बी, इसी को ही बी में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? अब जो यहां पर ये बना है CH3OH, तुम्हें पता है ये अल्कोहल है, इसके पास भी लोन पेयर है, फिर HI से रिएक्शन करेगा ये, तो जब ये दोबारा से HI से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? CH3OH। अब ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये भी स्टेप 2 में है, मतलब फर्दर ये नेक्स्ट रिएक्शन का, अगर तुम सेकंड वाले रिएक्शन के स्टेप देखोगे तो सेकंड वाले रिएक्शन के स्टेप से इसके 4 स्टेप बन जाएंगे, और फर्स्ट वाले रिएक्शन देखोगे तो स्टेप 2 ही बनेंगे इसके। तो CH3OH, अब इस पर अटैक करेगा I-, तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? H2O, और न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3I प्लस H2O। अब आप इसको ध्यान से देखो, CH3OH फाइनली कन्वर्ट हो गया CH3I में। सबसे पहले ईथर के HI से रिएक्शन हुई, ये दोनों बने, फिर इन दोनों में CH3I ऐसा कैसे बचा? CH3OH फिर कन्वर्ट हो गया CH3I में। तो रिजल्ट ये मिला आपको। मैं अगर फाइनल रिजल्ट लिखूं तो फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर CH3O CH3 की रिएक्शन आपने HI से करा दी, आप आंख बंद करके लिखोगे CH3OH प्लस CH3I। और अगर पेपर में आ गया कि CH3O CH3 इसकी रिएक्शन एक्सेस HI से कराई है, एक्सेस लिखा हुआ जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, तो ये बन जाएगा 2CH3I प्लस H2O। ये याद रखना। रिएक्शन हो गई मेरी 2, ठीक। अब थर्ड रिएक्शन, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो लोअर एल्काइल ग्रुप will give alkyl iodide due to more easily attack on कार्बोकैटायन, और इसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर इजीली नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। चलो भाई देखो, मेरे पास है ये CH3O CH3 CH2 CH3 प्लस HI से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो देखो लोअर एल्काइल ग्रुप तो ये है, हायर ये, लोअर वाला आयोडाइड बना देगा CH3I, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इस पर अटैक करेगा ना इजीली, और ये बना देगा दूसरे वाला हायर वाला अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, अगर ऐसे ही याद करना चाहते हो ऐसे ही याद कर लो, अदरवाइज मैं तो तुम्हें समझा दूंगा। देखो समझा रहा हूं यहां पर CH3O CH2 CH3, पहले इसके HI से इस पर अटैक होगा, तो HI से जब अटैक होगा लोन पेयर, तो ये क्या बन जाएगा CH3O CH2 CH3। अब मुझे खुद बताओ, अब इस पर I- को अटैक करना है। I- इस वाले कार्बन पे इजीली अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे इजीली अटैक करेगा। भाई वो इस पे इजीली अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन के सराउंडिंग केवल 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के सराउंडिंग एक मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब अटैक हो जाता है यहाँ पे डिफिकल्ट। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। एक लाइन में मैकेनिज्म भी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों हायर वाला अल्कोहल बनता है, लोअर वाला एल्काइल। चलो इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। बताओ इसका आंसर बताओ।
पता चल गया? चलो इसका आंसर बताओ। इन दोनों का आंसर बताओ, खुद लिख के देखो। चलो कितने मिनट की हो गई? 45 मिनट की हो गई भाई, 45 मिनट की हो गई। मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, प्रोटोनेशन होगा, तो ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3CH CH3OH। अब यहाँ पर पता है एक्सेस में HI, तो वो वाला OH भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3I प्लस CH3CH CH3I प्लस H2O। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है SN2 के अकॉर्डिंग। कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। 4, नंबर 4, ये सारी एग्जाम की हैं। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बताओ। आप बोलोगे कि सर CH3I बनेगा, यही तो यहां गड़बड़ हो जाती है। इन केस ऑफ टर्शरी एल्काइल ग्रुप, टर्शरी एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो उस केस में क्या करेंगे? टर्शरी ग्रुप या टर्शरी एल्काइल ग्रुप विल गिव एल्काइल आयोडाइड। तो देखो भाई, यहां पर आप सोच रहे होगे कि CH3I बनेगा, लेकिन यहां पे बनेगा ये, और आप सोच रहे होगे CH3OH बनेगा, सॉरी CH3I बनेगा, तो वो ये बन जाएगा और ये बनेगा CH3OH। आपसे कह रहे हो सर वहां पे ये बताया था, यहाँ पे ये बताया था। भाई मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है, मैकेनिज्म देखो इसका, पता चल जाएगी मैंने क्यों बनाया ये। यहाँ पर ये 3 डिग्री है, टर्शरी है। जब ये टर्शरी है और इस पर ये अटैक करेगा तो खुद ही बताओ क्या बनेगा। आप कहोगे कि सर ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 O H CH3 पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता तो CH3I बन जाता, इस पर अटैक करता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गड़बड़ है, बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा। अब यहाँ पर I- अटैक करेगा, तो I- अटैक करने से पहले ही यहाँ पर से CH3OH निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये तो अलग हो ही जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका CH3I। देखो यहाँ उल्टा है, बस यहाँ है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। रिएक्शन कितनी होगी? 4। रिएक्शन नंबर 5। इन केस ऑफ फिनोलिक ईथर में वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनोल। वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनोल। एक प्रोडक्ट हमेशा फिनोल बनेगा। तो देखो CH3
ओ बेंजीन रिंग, ये फिनोलिक ईथर है, एनिसोल इसका नाम है, HI से रिएक्शन क्या बनेगा, तो एक को फिनोल बना दो, मतलब इस बॉन्ड को कर दो ब्रेक, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ये बन जाएगा फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3I। समझ गए होगे, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, आयोडाइन नहीं बन सकता इससे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से कार्बन, कौन सा, फिनोलिक वाला कार्बन, ड्यू टू रेजोनेंस दिस बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन दिस बॉन्ड, तो ये ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा, क्यों, उसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना रेजोनेंस की वजह से, तो जब रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो आयोडाइड कैसे बनेगा, तो यहां हमेशा फिनोल बनेगा। कितने हो गए भाई, 5। नंबर 6, पहले से नोट कर लो, कभी कहो कि सर नोट नहीं करने दिया, इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इन केस ऑफ बेंजाइल, इन केस ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर, तो बेंजाइल एल्काइल ईथर में क्या होगा, वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजाइल आयोडाइड, एक प्रोडक्ट हमेशा बेंजाइल आयोडाइड होगा। अब जैसे ये है बेंजाइल ग्रुप, अब इधर एल्काइल ले लो, इसके HI से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा बेंजाइल आयोडाइड, यहां से ब्रेक हो गए तो प्रोडक्ट विल बी दिस प्लस CH3O और वहां से आ जाएगा H। इसका मैकेनिज्म जब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा H और ये स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और बेंजाइल कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। करके दिखा सकता हूं मैं, देखो अटैक, ये बन गया OH CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे ये बताओ इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मिथाइल है और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो बेंजाइल है। बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें तो रेजोनेंस है नहीं, इसमें रेजोनेंस है, जिसमें रेजोनेंस होती है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब देख लो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, ये वाला, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक तो बन जाएगा CH3OH, अब I माइनस बचा, अब ये I माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड। हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा। तो HI की रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हुई, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस की रिएक्शन HI से कराएं तो क्या बनेगा, फिनोल और आयोडाइड दोनों बन जाएंगे। नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाले डाइएराइल ईथर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कितनी रिएक्शन हो गई, 1 2 3, 3 रिएक्शन हुई है। नंबर 4 भाई कौन कौन सी रिएक्शन करा दी मैंने, एक तो कराई HCl और H2SO4 के साथ, दूसरी कराई BF3 के साथ, तीसरी कराई HI के साथ, फोर्थ करा रहा हूँ PCl5 के साथ, 6 कराऊंगा एरोमेटिक ईथर्स के रिएक्शन, एरोमेटिक ईथर्स वाली रिएक्शन, ठीक है। अब एरोमेटिक ईथर्स तो हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना लिए थे, अब इसमें कंबाइंड कर रहा हूँ मैं एरोमेटिक और एलिफेटिक, क्योंकि एक एक रिएक्शन और एक एक रिएक्शन के लिए थोड़ी ना करेंगे हम। तो PCl5 से अगर आप ईथर्स के रिएक्शन करोगे, CH3O, ये कौन सी है, फोर्थ, CH3 प्लस PCl5, तो ये बन जाएगा बेटा आपका
मिथाइल आयोडाइड प्लस POCl3। लिख लेना इसको। व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद PCl5 इथाइल क्लोराइड इज फॉर्म विद फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। स्टेटमेंट लिख लेना इसकी, डू योर सेल्फ। स्टेटमेंट अपने आप लिखनी है। कैसे लिखोगे? व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद PCl5 एल्काइल आयोडाइड क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड विद फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और अगर यहाँ पे अल्कोहल होता है तो यहाँ पे HCl और निकलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? H। नंबर 5 एरोमेटिक ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे हम किसकी? एनिसोल की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, एनिसोल की। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, एनिसोल ये है, वैसे ये है एनिसोल, ठीक है। और इसको हमने कल ही बनाया था। किससे बनाया था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। याद आ गया होगा आपको। ये है मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड और इसकी रिएक्शन कराई थी हमने CH3Cl से, और ये भैया बन गया था आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी एनिसोल प्लस NaCl। ये तो थी प्रिपरेशन। इसको अलग से भी लिख सकते हो, एरोमेटिक ईथर कर लो, इस टॉपिक को अलग ही कर लो चाहे, अगर आपकी मर्जी हो तो। मेरी नहीं है, क्योंकि एक ही रिएक्शन है, इसको याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पार्ट 4 एरोमेटिक ईथर्स, ऐसे कर सकते हो आप, एरोमेटिक ईथर्स। और ये हो गई प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हो गई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। प्रिपरेशन हो गई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आ गई इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलोजिनेशन। दूसरी कौन सी है? नाइट्रेशन। तीसरी कौन सी है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी दो होती हैं, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। चलो तो भाई करते हैं तीनों। तो भाई एनिसोल, अभी तो मैं केवल ये बता देता हूं इसकी जो रिएक्शन होगी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हेलोजिनेशन करा दो, रिएक्शन विद हेलोजेंस। तो ये है मेरा एनिसोल। हेलोजेंस मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो FeCl3 की प्रेजेंस में। एक तो बनेगा ऑर्थोक्लोरो एनिसोल और दूसरा बनेगा पैराक्लोरो एनिसोल। अब अगर एग्जाम में आ जाए विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मेजर है पैराक्लोरो एनिसोल। नाइट्रेशन क्या होता है भाई? ये है तुम्हारा एनिसोल, ये है ऑर्थोक्लोरो एनिसोल और ये है पैराक्लोरो एनिसोल। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। देखो बेटा यहाँ पर देखो HNO3, ये मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया, तो NO2 ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल प्लस पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये हो गए भैया एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद HNO3। हेलोजनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद Cl2, मतलब हेलोजन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विद, पहले बता रहा हूं मैं एल्काइलेशन, उसके बाद बताऊंगा नंबर 2 एसाइलेशन।
एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन, एनिसोल का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑर्थोमिथाइल एनिसोल बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चों मेरे हो, मैं नहीं हूं तुम्हारा प्यारा टीचर, क्योंकि तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, मेरी बात नहीं मानते भाई। ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल। अगर आपसे कोई पूछ ले मेजर कौन सा है, दिस विल बी द मेजर। अब एसाइलेशन भाई करा दी मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज से खत्म करा दूंगा, सच में मैं सोच रहा था हो ही नहीं पाएंगी किसी भी कीमत पे। तो एसाइलेशन होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इनको, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे की तो ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो। चलो भाई करते हैं, फिर भी थोड़ी सी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना एसाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- निकल जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 2-methoxyacetophenone, 4-methoxyacetophenone, ऑर्थोमिथॉक्सीएसिटोफिनोन, पैरामिथॉक्सीएसिटोफिनोन। ये है ऑर्थोमिथॉक्सीएसिटोफिनोन, वो है पैरामिथॉक्सीएसिटोफिनोन। ये जो ग्रुप है ना ये एसिटोफिनोन है, यहाँ तक ये कंपाउंड, ये ऑर्थो पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, देखो मैंने सारे में ऑर्थो पे जोड़ा हुआ है ग्रुप, पैरा पे, ऑर्थो पे जोड़ा हुआ है ग्रुप, पैरा पर, ऑर्थो पे जोड़ा हुआ है ग्रुप और पैरा पर, ऑर्थो पे जोड़ा हुआ है ग्रुप और पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पर क्यों जोड़ा? ये जुड़ते हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो OCS3 ग्रुप इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। व्हाई? इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। अब ये है मिथाइल ग्रुप एनिसोल। अब जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करेगा तो रिंग पे देखो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। जब ऑर्थो पे आ रहा है, नेक्स्ट में आप देखोगे तो जब डिलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, नेक्स्ट पे नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। अब जब अटैक करेगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज यहीं तो आएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होगा, यहाँ आएगा। अब ऐसे ही डिलोकेलाइजेशन होगा, तो जब डिलोकेलाइजेशन होगा फर्दर, अरे मैं वहां कहाँ ले गए सर, यहाँ है, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। फिर ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। जब कोई अटैक करेगा भाई ऑर्थो और पैरा पे ही तो चिपकेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है तुम्हें पता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है? वहाँ Cl5+ है, NO2+ है, CH3+ है और CH3CO+ है। अब बताओ जब इनको अटैक करना होगा इस रिंग को, तो Cl+ कहाँ चिपकेंगे? ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं कहाँ चिपकेंगे? ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा। तो प्रोडक्ट तुम्हारा ऑर्थो और पैरा का ही तो बनेगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये कहानी होती है यहाँ पर खत्म। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलेंगे नए चैप्टर के साथ,
और इस चैप्टर को बोलते हैं हम टाटा बाय बाय। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब बता दिया आपको सब, ठीक है। एरोमेटिक ईथर्स भी करा दिए, ये एरोमेटिक ईथर्स है, यहाँ से एरोमेटिक ईथर्स हैं। मैंने केवल इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मैं लिखनी सिखा सकता हूँ आपको। जैसे हेलोजिनेशन है, आपको पता है हेलोजिनेशन करा तो ऑर्थो और पैरा पे आ गया किलो, तो आप लिखोगे व्हेन एनी सोल अंडरगोज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? रिएक्शन विद Cl2, देन ऑर्थो एंड पैरा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। बस ऐसे वहां लिखना। तो देखो यहां से एक Cl यहां आ गया, तो एक H यहां से निकला, अब एक Cl यहां बचा, तो यहां पर HCl भी है बाई प्रोडक्ट, और मैं इसे बैलेंस नहीं कर रखा। बैलेंस कराना चाहते हो तो बैलेंस भी कर दूंगा। देखो बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 रिंग आ जाएगी, 2 रिंग, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, तो यहाँ पर 2 Cl है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2HCl। करी नहीं होंगी बैलेंस तुमने कभी। यहाँ पर देखो एक रिंग से 2 बन रही है, 2 रिंग ऐसे नहीं बन रही, यहाँ 2 रिंग है, तो 2 रिंग से ये 2HNO3, 2OH और 2H, 2H2O। अब बैलेंस है, बिल्कुल 100% बैलेंस है। इसको देखोगे आप, लेकिन बुक में नहीं मिलेंगे ये। यहाँ पर देखो एनिसोल CH3Cl, अब 2CH3 तो आ गए 2 रिंग पर, 2 Cl बचे, 2HCl, ये भी बैलेंस हो गई। तो यहाँ भी ले लो 2 रिंग, यहाँ भी आ जाएगा 2HCl। ये चारों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन इसकी, एनिसोल की। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, ईथर भी खत्म हुआ, एरोमेटिक ईथर भी खत्म हुआ। कितनी रिएक्शन करा दी मैंने? एरोमेटिक ईथर्स कराए मैंने यहाँ से, एरोमेटिक ईथर्स कराए मैंने यहाँ से, यहाँ तक एलिफेटिक था सारा, बस विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बता दिया था। तो एरोमेटिक ईथर मैंने यहाँ से शुरू करा था। आप यहाँ से पार्ट 4 करके अलग से भी कर सकते हो, यहाँ से पार्ट 4 करके अलग से भी कर सकते हो। पार्ट 4 करके अलग से करोगे तो एरोमेटिक ईथर डाल लेना, और एरोमेटिक ईथर उन्हें बोलते हैं जिसमें एक एरोमेटिक रिंग हो कम से कम, या एक से ज़्यादा हो, और इसका एग्जाम्पल है एनिसोल। दोज ईथर विच कंटेन एटलीस्ट 1 एरोमेटिक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक ईथर्स। फिर प्रिपरेशन में लिखोगे, ये है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में ये लिख लेना इसकी, देखो हेडिंग डाल लेना पार्ट 4 एरोमेटिक ईथर, एग्जाम्पल में ये लिख लेना एरोमेटिक ईथर दोज विच कंटेन एटलीस्ट 1 एरोमेटिक बेंजीन रिंग, एग्जाम्पल में ये लिख लेना एनिसोल। प्रिपरेशन में ये लिख लेना, इस पे हेडिंग डाल लेना फ्रॉम विलियमसन ईथर सिंथेसिस, प्रिपरेशन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये लिख लेना बस एक रिएक्शन। और फिर उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन है सारी, कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, और कौन सी है? नाइट्रेशन, और कौन सी है? सल्फोनेशन भी होती है पर इसकी नहीं है, और कौन सी है भाई? फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, और ऐसा है। खत्म, 4 पार्ट में कर लेना मेरे कहने से, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, और इन चैप्टर्स को दोबारा भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और अभी के लिए माफ़ करना क्योंकि टाइम कम है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच मेरे बेटे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, बाय बाय।